Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikhra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का टॉपिक एज यूजुअल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस. सो आपको पता ही होगा कि 2021 मेंस एग्जामिनेशन में इंटरनेशनल रिलेशन 3 क्वेश्चंस आए थे और वो बेसिकली हिंदू एडिटोरियल से डायरेक्टली पिक्ड अप क्वेश्चन थे. एक ही एडिटोरियल में इंडिया ईरान का, फिर यूएस ईरान का, फिर यूएस अफगानिस्तान, देन रशिया एंड यूक्रेन, ये 3 इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे लास्ट ईयर और इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस आए थे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, सो बेसिकली जो बड़े इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल एरिया में, तो आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी विल आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस इन दैट. ओके, राइट. सो लेट अस गो एट. गौर से, फोकस से, कंसंट्रेशन से बैठिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि पहले कैसा था हर चीज़. ओके, वर्ल्ड ऑर्डर अभी कैसा बदलने वाला है. वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है, वर्ल्ड ऑर्डर बोलो या ग्लोबल ग्लोबल ऑर्डर बोलो, दो भी एक ही है. ग्लोबल ऑर्डर और वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स ओके अभी कैसी पूरी दुनिया सिस्टम में चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड ऑर्डर. जैसे कि ट्रेड रिलेटेड है. ओके, ट्रेड रिलेटेड का एक ऑर्डर है, नहीं है व्हाट इज दैट ऑर्डर? डब्ल्यूटीओ. तो इस हिसाब से चल रहे हैं, राइट और रॉन्ग. और एक भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके लिए क्या है अपने पास? वाइपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, इस हिसाब से चल रही है, राइट और रॉन्ग. तो आप ग्लोबलाइजेशन देखो, ग्लोबलाइजेशन भी एक ऑर्डर बन चुका है. तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर मूवमेंट ऑफ वॉट गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड फ्रो एवरीवेयर. ओके, नो बैरियर शुड बी देयर एक्सेट्रा. तो पूरे कंट्रीज ए प्रॉपर ओके ऑर्डर में चल रहे हैं, राइट और रॉन्ग. अगर कोई कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर थ्रेट्स है, अगर कोई कंट्री में ऑटोक्रेटिज्म ज़्यादा होकर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, तो फिर से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली बैठेंगी, बैठ के उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, राइट और रॉन्ग. तो एक असेंबली भी बनाई यूनाइटेड नेशंस की, राइट. यस. अलॉन्ग विद दैट, अभी एनवायरमेंट फाइट करने के लिए और एक वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. सो इस तरीके से पूरी दुनिया अभी चल रही है, राइट. और अगर जब फाइनेंशियल सिस्टम लो, आपके पास आईएमएफ है, आपके पास वर्ल्ड बैंक है, राइट. तो इस हिसाब से चलते हैं. और अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम और थोड़ा डीपर लो, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हम आराम से करते हैं, राइट. उसका एक चैनल है जिसका नाम है स्विफ्ट, उसका एक चैनल है जिसका नाम है स्विफ्ट. और मेजरली ट्रेडेड करेंसी क्या है? डॉलर है. सो डॉलर की वैल्यू और करेंसी की, डोमेस्टिक कंट्री की वैल्यू, इस तरीके से अपन रिलेट करके पूरा बिजनेस चलता है, राइट. सो आप समझ गए ना. वर्ल्ड ऑर्डर मतलब अभी जो जैसा चल रही है पूरी दुनिया, पूरे कंट्रीज जो सिस्टम में आके बंधे हुए हैं, नॉट एग्जैक्टली बंधे हुए, जो सिस्टम में आके वो मेंबरशिप बन गए हैं, बनने के बाद में वो एक सिस्टमेटिक वे में हर चीज चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड ऑर्डर. बट ये आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है. दिस वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू ओके चेंज. एंड क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल कन्वेनेंट, इंटरनेशनल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर के जो भी रेगुलेट करते सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन से, ये इनफेक्टिव हो गए हैं. ओके, एंड ऑल्सो दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर टू मेक द थिंग्स करेक्ट, टू मेक द थिंग्स करेक्ट. सो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज. सो लेट अस गो एट. आज हम पढ़ने वाले हैं, फाइन, चैलेंजेस टू इंडिया. यूक्रेन के वॉर के वजह से, रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, वो वॉर की वजह से एज यू नो दैट यूक्रेन में पूरी तबाही मची हुई है. वो तबाही के चलते इंडिया पे कितना सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं. वायलेशंस ऑफ यूनियन चार्टर आर्टिकल्स, ये भी हुआ है, वो भी हम देखने वाले हैं. बिकॉज यूनाइटेड नेशंस 1945 अक्टूबर 24 में फॉर्म हुई थी, बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना खून पानी के जैसा बहा दिए थे. ओके, इतनी मौतें हो गई थी, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि कोई कंट्री के ऊपर हमला करना चाह रही तो उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाए थे. उसमें से ऑब्वियसली अलग अलग बॉडीज भी निकल के हैं, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज यूएनएससी हियर. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एवेंजर्स का काम करते हैं. वर्ल्ड का पीस स्टोर करने का पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर है, ठीक है. और बट वो आर्टिकल्स को भी ये वार में कोई रेस्पेक्ट नहीं मिली. ये आर्टिकल्स पूरे
आर्टिकल्स रहो या ऑर्गेनाइजेशंस रहो, ये पूरे इनफेक्टिव हो गए हैं, इनका पूरा डिसरेस्पेक्ट हो गया है। यूक्रेन क्राइसिस के वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक सप्लाई चेन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इन इफेक्टिवनेस ऑफ यूएनएससी एंड यूनाइटेड नेशंस, नॉन स्टेट एक्टर फाइटिंग एज वॉलंटियर्स इन द वॉर, ये कितना जस्टिफाइड है ये। ओके, वर्ल्डोडिमर जेलेंस्की चाहते हैं कि फॉरेन फाइटर्स प्लीज आइए मुझे बचाइए, तो कितने की फॉरेन जो भी रिटायर्ड थे वो लोग दे हैव वॉच फॉर व्हाट, कि हम आएंगे आपके वास्ते लड़ेंगे। तो ये एक है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ रशिया फ्रॉम इकोनॉमिक ऑर्डर, आइसोलेशन ऑफ रशिया फ्रॉम ग्लोबल लिबरल ऑर्डर, ठीक है, ये किस हद तक ये भी जस्टिफाइड है, ये करना ज़रूरी है या नहीं है। सो ऑल दीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एज यूजुअल हमारा आंसर फॉलो होगा बाय ए कंक्लूजन, राइट। ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी टुडे। फर्स्ट चैलेंज टू इंडिया क्या है? पहली बात, इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशन में इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट होता था, तो इंडिया हैज़ नेवर वोटेड, ओके, या टू वर्ड्स भी नहीं करते थे, अगेंस्ट भी नहीं करते थे। बेसिकली इंडिया एब्सेंट हुए वोटिंग में, मीन्स ही इंडिया डिड नॉट वोट फॉर, इंडिया डिड नॉट वोट अगेंस्ट रशिया, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, ये तो हम शॉर्ट टर्म, रशिया हमारा बहुत ज़्यादा करीबी देश रहने की वजह से, ज़्यादा फ्रेंडली देश रहने की वजह से तो हम कुछ बोल नहीं सके। बट ये हमारे एक्शंस क्वाड पे किस तरह इफेक्ट करेंगे? आपको पता है क्वाड में भी इंडिया है, राइट और रॉन्ग? ये 4 कंट्री की स्क्वाडिलेटरल बोलते हैं, 4 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। पूरे कंट्रीज एडवांस इकोनॉमीज है, ओके, और ये पूरे कंट्रीज अगेंस्ट रशिया वोट कर चुके हैं। ये क्वाड ग्रुप में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कि रशिया के अगेंस्ट वोटिंग नहीं दिया है। तो जब जब रशिया के हम दोस्त समझ के रशिया के साथ रह रहे हैं, ओके, और हमारी और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 के 3 रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिए हैं, अब इनका रिएक्शन क्या हो गया इंडिया के ऊपर इन लॉन्ग टर्म में? इंडिया के ऊपर अभी तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये 3 भी, ओके, इंडिया को आगे जाके क्या बोलेंगे? तो हमारे पास ये चैलेंज के लिए हमें रेडी होना चाहिए। सेकंड, economic cost that the unprecedented sanctions of the US and the European Union will have effect on India's trade, energy and defense purchases. अब इंडिया, आपको पता है इतने सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, ट्रेड रिलेटेड, उनके बिजनेसमैन पे तक सैंक्शंस लगे हैं, उनके एरोप्लेन्स भी आने नहीं दे रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज। तो आप समझ चुके हैं कि अगर इस तरीके से चलता रहा, ओके, और अगर यूरोपियन यूनियन और यूएस चाहती हैं कि हम ये कंट्री से नहीं खरीदे, हम वो कंट्री से नहीं खरीदे, हम ये कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कराएं, अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो हम किससे ट्रेड करें? फिर हम ट्रेड किससे करें? हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम किससे पूरी करें? ऑलरेडी आपको पता है इंडिया या ईरान के जो न्यूक्लियर डील के चलते, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है बोल के वो सस्पिशन में यूएस जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी, वो सैंक्शंस लगाने के वजह से इंडिया के नॉट इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान, उसके वजह से हमारी इकोनॉमी में पूरा इन्फ्लेशन होके हम यहाँ पे बर्बाद हो गए थे। बाद में एग्जामेशन दे के थोड़ा 18% लेते थे हम, एनर्जी अपना ऑयल रिक्वायरमेंट्स पूरे करते थे ईरान से, बाद में 8-6% हम लिए। तो अब वी हैव टू गो फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज, ओके, फिर और दूसरे कंट्री से बात करना, फिर उनसे लेना, तो हमारा भी बहुत सारा इफेक्ट होगा, ट्रेड रहो या एनर्जी रहो, क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन बोलेंगे कि इनसे मत ट्रेड करो, उनसे मत ट्रेड नको करो, ये नको करो, ऐसा बोले तो नहीं हो सकता ना। तो इंडिया के ऊपर पहली बात तो वर्ल्ड कंट्रीज का रिएक्शन क्या होगा ये तीनों का व्हेन दे आर मीटिंग, ठीक है, और इंडिया के ट्रेड पे क्या होगा, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। और थर्ड चैलेंज इज यूक्रेन खुद भी एक बड़ी कंट्री है और उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारा ट्रेड दूसरे कंट्री से चलता है। अगर इतना ज़्यादा, ओके, इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस इज हैविंग ऑन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर विच इज़ फ्रैगमेंटिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। अच्छे से कनेक्टेड था, इंटरनेशनल कॉपरेशन था पूरी कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी बनी हुई थी, मिलिट्री यूज़ कब करना कब नहीं करना पूरा प्रॉपर था, इकोनॉमिक ऑर्डर चल रहा था, और कल्चर भी आना जाना सबका लगा हुआ था। मैं इंडिया में जाके परफॉर्म, मैं यूएस में जाके परफॉर्म कर सकता था, यूएस वाले इधर आके परफॉर्म कर सकते थे, तो उनके डांस, उनके आर्ट यहाँ पे दिखाते थे और अपने आर्ट वहाँ पे दिखाते थे। अब क्या हो गया, इवन आर्ट एंड म्यूजिक तक रशिया के जो भी आर्ट एंड आर्टिस्ट होते हैं
उनके बैन हो चुके हैं यूरोपियन यूनियन में। तो आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर से तो वैसे भी निकाल दिए, मिलिट्री यूज का पता नहीं चल रहा है, ओके, फॉरेन एक्टर्स आ रहे हैं, कल्चरल टाइज भी चले गए, तो एक रशिया को आइसोलेट कर दिए हैं। अब रशिया के साथ हम हैं, रशिया के साथ चाइना है, रशिया के साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन पोलैंड है, तो ये एक अलग ऑर्डर बनने वाला है, इनकी अलग होने वाली है ग्रुपिंग, आगे जाके वेस्ट की अलग होने वाली है ग्रुपिंग। सो दिस इज ए वेरी बिग चैलेंज टू इंडिया। अब इसमें से हम किस तरीके से एक ऐसा पार्ट ढूंढे कि हमारे एटलीस्ट सेल्फ इंटरेस्ट पूरे फुलफिल हो जाए। ओके हमारे जो भी ट्रेडिंग रिलेशन है, हमारे जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हमारे जो भी फाइनेंशियल रिलेशन है, हमारे जो भी मिलिट्री कोऑपरेशन है, हमारे जो भी ऑयल इंपोर्ट्स नीड्स है, अगर हमारा सेल्फ इंटरेस्ट इंडिया सिक्योर कर लेती है तो वी आर द विनर हियर, ठीक है। अगर नहीं कर सकती है तो ये पूरा इंपैक्ट यूक्रेन के वजह से ही वर्ल्ड में पूरी तब्दीली, एक बदलाव आ गया है, राइट। अभी देखो ये 3 चैलेंजेस मैं बोल दिया आपको, ओके, दैट वी हैव टू सॉल्व, वन बाय वन देखेंगे। तो पहला है यूएन एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ये कर क्या रहे हैं, ओके ओके। सो यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। तो बेसिकली ये बन गए हैं बहुत इनफेक्टिव, इनसे आजकल कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ना ये 2014 में रशिया को रोक सके क्रीमिया को लेने से, ना वो अब रोक सके रशिया इन्वेजन ऑन यूक्रेन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर हो चुका है, थोड़े कंट्रीज रशिया को अलाइन हो गए हैं, थोड़े कंट्रीज वेस्ट को अलाइन हो गए हैं, ऑलरेडी जो ग्लोबल ऑर्डर चल रहा था वो भी ब्रेकडाउन हो गया है, ओके। द रीसेंट रशिया का जो वार यूक्रेन में चल रहा है, इट क्लियरली एक्सपोज दैट यूनाइटेड नेशंस या उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, दे आर कंप्लीटली व्हाट, दे आर कंप्लीटली इनइफेक्टिव, कुछ नहीं कर सक रहे हैं। रशियाज एक्शंस इन यूक्रेन मे बी इन टर्म्स ऑफ रिफ्यूजिंग टू सीक एन इंटरनेशनल मैंडेट, इंटरनेशनल मैंडेट मीन जो पूरी दुनिया चाह रही है यूक्रेन रशिया। आपको पता है यूएन में जब रशिया के अगेंस्ट वोटिंग चल रही थी, रशिया के अगेंस्ट वोटिंग चल रही थी, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज वोटेड अगेन रशिया, ओके, ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज वोटेड अगेन रशिया। तो वो क्या हो गया, इंटरनेशनल मैंडेट हो गया, क्योंकि पूरे कंट्रीज जो चाह रहे हैं आपको वो करना चाहिए ना, यस। बट रशियन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्या कर रहे हैं, आप कितने भी कंट्री मेरे अगेंस्ट रशिया, मेरे अगेंस्ट वोटिंग कर लो, मैं वार नहीं रोकूंगा। तो इंटरनेशनल मैंडेट जो था रशिया के प्रेसिडेंट वो रिफ्यूज कर चुके हैं, ओके। और ये दिस सीम्स टू बी नो डिफरेंट, ये ऐसा नहीं कि रशिया ही करा है, यूनाइटेड स्टेट जब इराक में इन्वेजन करा था 2003 में, इसराइल के बॉम्बिंग हुए थे लेबनान में 2006 में, सऊदी कोलिशन अटैक्स ऑन यमन में हुए थे 2015 में, ये 3 बार भी जब भी इंटरनेशनल मैंडेट इन लोगों को दिया गया था मत करो वार, तो पूरी दुनिया मिलकर इनको मैंडेट देती थी मत करो वार, ये 3 भी रिफ्यूज कर चुके हैं। और इनके ही नक्शे कदम पे, इनके ही पीछे पीछे चल रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट भी। जब आप लोग नहीं सुने थे इंटरनेशनल मैंडेट, मैं क्यों सुनूं अब। सो अब इसका मतलब क्या हो गया, जो यूएन और उसके सिक्योरिटी काउंसिल से वो तो पूरे बेकार हो गए, राइट, यस। यूएन का चार्टर है जिसमें सबके साइन है, क्या चार्टर है वो, टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन को बचाना है फ्रॉम एनी वॉर, ओके, और प्रैक्टिस करना है टॉलरेंस और लिव इन पीस, सब मिलजुल के रहना है, ठीक है, और रेस्पेक्ट नेबर्स, अपने बाजू जो भी कंट्रीज है उनको इज्जत दे के रेस्पेक्ट करना है, उनकी टेरिटरी को रेस्पेक्ट करना है, एक्सेट्रा, ओके। ये पूरे आर्टिकल 1 और 2 में लिखा हुआ है, यूएन चार्टर 1 में। क्या हुआ इन पूरों का, ये पूरे खसमे खा लेके साइन कर लेके एट द एंड क्या हुआ, कंप्लीटली ब्रोकन एट ऑल लेवल्स इन दिस वॉर, राइट और रॉन्ग। तो इंटरनेशनल के एक ऑर्डर बनाए थे ये यूएन चार्टर से, वो इंटरनेशनल ऑर्डर ब्रेक हुआ नहीं हुआ, हो गया, ओके। यूएन काउंसिल, यूएन काउंसिल्स, यूएन काउंसिल की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, वहां पे रशिया वीटोड इट, ओके। वो आपको पता है ये P5 कंट्रीज में, ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स, बट इनका कुछ है नहीं, ओके। 5 परमानेंट मेंबर से इनकी ही चलती है, बिकॉज इनके पास एक ऐसा वोटिंग पावर होता है जिसका नाम है वीटो। वीटो पावर एक ऐसा पावर है, अगर कोई कंट्री के ऊपर डिसीजन लिए, ओके, 4 कंट्रीज यस भी बोले, अगर एक कंट्री नो भी बोले, तो वो डिसीजन कैरी आउट नहीं होता। सो इवन एटलीस्ट 1 कंट्री सेज दैट नो, इट विल हैपन, नो इट विल नॉट हैपन, राइट। तो P5 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएस, यूके, फ्रांस, ओके, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग रशिया एंड चाइना, 5 हो गए, रशिया एंड चाइना। देखो रशिया ही वार कर रहा है और रशिया के पास ही वीटो पावर है, तो ये कैसा चलेंगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
तो आप समझ गए, ये पूरे पूरे बड़े नेशंस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट बना के ओके वर्ल्ड ऑर्डर में इन लोगों को इम्यूनिटी दे दी है ये खुद ही। सो मेरे को तो ऐसा दिखता कि ये लोग नहीं होना बोल के ये सब करे, एंड दे डोंट गिव परमानेंट मेंबरशिप टू एनी अदर कंट्री। 5 से ज़्यादा परमानेंट मेंबरशिप बनाओ बोलता हूँ, ये नहीं बनाते, दे डोंट मेक इट। ओके, अगर बनाते थे तो फिर डिसीजंस डाइल्यूट हो जाते थे। ये बड़े बड़े कंट्रीज एक खुद से ही सेल्फ इम्यून हो गए हैं ओके इनके पूरे वॉट एवर द एक्शंस ऑन द वर्ल्ड ऑर्डर से। दिस इज ऑल्सो एक कॉन्स्पिरेंसी, आप समझ सकते हैं ना कि ये कोई भी नहीं चाहता है। ओके फाइन, ये जो 3 कंट्रीज ओके दे डिड नॉट स्टिक टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल ऑर्डर। अभी जो हुआ है ग्लोबल ऑर्डर को स्ट्रेंथन नहीं करके पूरे कंट्रीज को एकजुट ला के उसके बाद में रशिया को रोकने का काम वो नहीं कर सक रहे हैं। खाली यूनिलेटरली जिसका उन्होंने जर्मनी बोल रही है हम आपके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, यूएस बोल रहे हैं हम आपके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, इस तरीके से यूनिलेटरली बाइलेटरली या रशिया के ऊपर सैंक्शंस के सिवा ये कुछ एक प्रॉपरली पूरी दुनिया को एकजुट होकर एक एक्शन में ला नहीं सक रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यूटाइल एंड इनएफेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अभी देखो न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में आए तो न्यूक्लियर सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा लाइट ले चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजीली ले चुके हैं रशिया वाले। देखो ये मैप में सेल्बुलिन ओके और 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट में यहाँ पे रशिया की मिलिट्री बहुत सारी गन फायर बहुत सारी शेलिंग करी है। ओके सो ये दे विल आस्क यू इन द एग्जामिनेशन दैट द फॉलोइंग आर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ रशिया। तो ये आप देखिए येलो में जो भी है वो न्यूक्लियर पावर, सॉरी यूक्रेन के, सॉरी इट्स यूक्रेन पावर प्लांट्स हैं। तो आप देखिए फिर ये एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस है। एग्जाम अभी दूर है, सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी रशिया। जैसे यूक्रेन और रशिया का मैप पूरा पढ़ लेना, यूक्रेन और रशिया के लेक्स पूरे पढ़ लेना, यूक्रेन और रशिया के न्यूक्लियर प्लांट्स पूरे पढ़ लेना, उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज पूरे पढ़ लेना। सो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस है। ठीक है राइट, ये सी के बारे में पढ़ लेना, यहाँ पे है सीज भी। ठीक है चलो, अभी क्या हुआ, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओके इनको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे जब यूएस बॉम्ब करे थे, जापान के 2 सिटी से हिरोशिमा और नागासाकी, जब यूएस उसके ऊपर बॉम्ब करा था तो वहाँ पे पूरी तबाही मच के अभी भी उसके रेडिएशन इफेक्ट्स जनरेशंस में दिखते हैं। ओके तो उसके वजह से एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाए थे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। वो पूरा इन्वेस्टिगेट करती हैं कि कोई देश, कोई कंट्री न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए तो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट ओके, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो ये हो गया सिविलियन यूज़, ये हो गया सिविल यूज़, ये हो गया सोसाइटल यूज़, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हम एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अलाउड है वर्ल्ड में, बट ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ओके अगर ये कोई कंट्री इस सस्पिशियस है, अगर ये कोई कंट्री ऐसे काम कर रही है जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रही है, सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वहाँ पे पिक्चर में आके वो कंट्री में इन्वेस्टिगेट करके दे विल गिव द रिपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशंस की नहीं नहीं ये कंट्री बना रही है या नहीं बना रही है। तो इनके रिकमेंडेशंस, इनके इन्वेस्टिगेशन पे वो कंट्री पे एक्शंस लिया जाता है, वो कंट्री पे या तो मिलिट्री इन्वेजन करके उनको रोका जाता है या उनको इकोनॉमिक ऐसे सैंक्शंस डाल के उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जस्ट लाइक रशिया से जो कर रहे हैं, ईरान के साथ भी वही हुआ था। ओके फाइन, गॉट इट, यस। तो अभी ये जो इतना प्रॉब्लम है न्यूक्लियर एनर्जी का, डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हर एक को पता है, उसको उसके बावजूद रशिया के जो रशियन मिलिट्री ट्रूप्स है वो यहाँ पे गन शेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वेरी वेरी आप समझ सकते हैं कि वेरी वेरी इजी एटीट्यूड है ऑफ रशिया टुवर्ड्स व्हाट न्यूक्लियर सेफ्टी ऑफ द वर्ल्ड। ओके ये स्लाइड में यही था इसमें। ओके और जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये जो भी था अभी बेकार हो गए हैं। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से, मिसाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से रोक रहे हैं, वो पूरे अभी कुछ नहीं कर सक रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का फ़ायदा क्या जो कि ये थ्रेट्स को रुका नहीं सकते। राइट, US detonation of atomic bombs in 1945 in Hiroshima and Nagasaki has led to the creation of IAEA in 1956. Okay, the world must consider the cost to the nuclear non-proliferation regime's credibility. Ukraine and Libya that willingly gave up nuclear nuclear programs has been invaded. देखिए NPT में, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी में और CTBT ट्रीटी में, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी एक ऐसी ट्रीटी है जो ये बोलती है कि कोई भी कंट्री ना न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना टेस्ट करना, ना बनाना, ना रखना,
Okay, it prohibits the testing, the ban, etc. of what न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं करना बोल के बोलती है. सो इसके चलते चलते यूक्रेन और लीबिया दोनों इसके मेंबर बन गए और वो कभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए ही नहीं. वो कभी न्यूक्लियर बम बनाए नहीं. जो कंट्रीज न्यूक्लियर बम नहीं बनाए हैं उसके ऊपर आराम से इन्वेट किया जा रहा है. और जैसा कि ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, जो कंट्रीज न्यूक्लियर बम ये ट्रीटीज के अगेंस्ट बना चुके हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. बिकॉज दे विल ऑलवेज थ्रेट कि हम न्यूक्लियर बटन दबा देंगे, हम न्यूक्लियर बटन दबा देंगे. दे विल ऑलवेज थ्रेट लाइक दैट. सो जो कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब हम नहीं बनाएंगे बोल के एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में पूरी दुनिया से वादा कर चुके हैं, उनके ऊपर इन्वेजन हो रहा है. और जो कंट्रीज जो कंट्रीज में प्रॉपरली न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स डेवलप हो रहे हैं विच कैन हार्म दी टोटल ह्यूमैनिटी और ह्यूमन रेट्स इटसेल्फ, और वहाँ पे कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा है. सो क्या फ़ायदा है इस NPT CTBT का जब वो जब वो एक्सक्लूड कर दिए हैं दो थोड़े कंट्रीज को, आप मत बनाओ, और दे आर फेसिंग व्हाट व्रॉथ ऑफ व्हाट न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, राइट. ठीक है, नेक्स्ट वन, ग्लोबल रूल्स वायलेटेड. ओके, पहली बात तो अगर दो कंट्री में वार होता ना, दो कंट्री के मिलिट्री ही लड़ना, सिविलियन तो लड़ना ही नहीं, क्योंकि वॉर है ये मिलिट्री वॉर है, ये सिविल वॉर नहीं है. ओके, बट प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन इन्होंने बोला है फॉरेन दुनिया के जो भी मुझे आके सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ आइए मुझे सपोर्ट करिए. तो आपको पता है कि कैनेडियन के एक स्नाइपर शूटर, एक बहुत महारथी स्नाइपर शूटर है वली, वो आए हैं यूक्रेन में रशियन ट्रूप से लड़ने के लिए. तो ये क्या है मालूम, नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं. अगर खुद के कंट्री के ही लोग लड़ रहे हैं, खुद के कंट्री के ही मिलिट्री लड़ रही है, तो हम बोलेंगे स्टेट एक्टर्स. ओके, हम बोलेंगे क्या, स्टेट एक्टर्स. बट अगर किसी और कंट्री के ट्रूप्स आ रहे हैं बाय वॉलंटरी, वी सेड इट नॉन स्टेट एक्टर्स. सो वोल्डिमिर ज़ेलेंस्की का कॉल टू फॉरेन फाइटर्स प्लीज कम एंड रेस्क्यू, ओके, ये गलत है. इंटरनेशनल ब्रिगेड बोल के क्यों ऐसा हुआ मालूम, एक ज़माने में द स्पेनिश सिविल वार हुई थी. स्पेनिश सिविल वार में मतलब है स्पेनिश की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को हटाने के लिए सिविलियंस रेबल करे थे. तो स्पेनिश की जो पुलिस है, जो मिलिट्री है, वो सिविलियंस को मारना, तोड़ना, कब्जे में लेना, ये सब कर रही थी. तो जब सिविल वॉर में जो भी स्पेन में जो भी लोग लड़ रहे थे खुद की ओन गवर्नमेंट से, तो ये ग्रुप्स इंटरनेशनल कॉल दिए थे, प्लीज़ आइए, ओके, जो भी हमें बचा सकते हैं बचाइए, जो भी ये गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं गिराइए. सो दैट इज कॉल्ड एज, वो दे हैव गिवन ए कॉल ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल ब्रिगेड. ऐसा एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, बहुत सारे वॉलंटियर्स आए थे स्पेन में. ओके, किसको हटाने के लिए, फ्रांसिस्को फ्रैंको, इनको हटाने के लिए. ओके, सो इसी तरीका का कॉल वोल्डिमिर ज़ेलेंस्की भी दिए हैं फॉरेन फाइटर्स को, आओ मेरे लिए लड़ो. और उसके चलते पुतिन अलाउज 16,000 मिडिल ईस्ट फाइटर्स टू जॉइन द रशियंस टू फाइट वॉट यूक्रेन. सो पुतिन ये भी यही करे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि वार होनी चाहिए दो लोगों में, बट यहाँ पे हो रही है ओके बाहर के स्टेट एक्टर्स में. ओके, अभी इकोनॉमिक सैंक्शंस डाल चुके हैं ऑलरेडी, यू नो इट वेरी वेल अबाउट इट. एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि ट्रेड को गवर्न करता है. वो वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका नाम है WTO, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. वेस्ट हैज पुट सैंक्शंस विदाउट एविक्शन. ओके, वेस्ट हैज सैंक्शन विदाउट नहीं आना, एविक्शन ऑफ रशिया फ्रॉम स्विफ्ट पेमेंट. स्विफ्ट एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जैसे लाइक जीपे, फोन पे, कहीं पे भी चलता ना इंडिया में. स्विफ्ट एक ऐसा इंटरनेशनल पेमेंट है जिसमें हर कंट्रीज कनेक्टेड है. जस्ट लाइक अपने जीपे में पूरे बैंक जैसा कनेक्टेड है और हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इंडिया में. स्विफ्ट भी ऐसी एक सिस्टम है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक्स कनेक्टेड है. अगर मुझे आपको यूक्रेन में पैसे भेजना है, मुझे आपको दुबई में पैसे भेजना है, मुझे आपको कनाडा में पैसे भेजना है, तो मैं ये सिस्टम से भेजूंगा, राइट. अभी क्या हुआ, इकोनॉमिक सैंक्शंस के चलते रशिया को स्विफ्ट में से निकाल दिए. रशिया के मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपल नहीं चल रहे हैं. ओके, और रशिया के स्पेसिफिक बिजनेसमैन और बड़े बड़े टाइकून्स, इंडस्ट्रियलिस्ट टाइकून, उनको उनके बिजनेसेस रन करने नहीं दे रहे हैं. ओके, प्रेशर ऑन वेस्टर्न बिजनेसेस, मैकडोनल्ड, कोको कोला, पेप्सी को, उनके ही ओके वेस्ट और यूएसए के जो कंपनीज हैं उनको ये बोल रहे हैं कि रशिया में आप काम बंद कर दो. ओके, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज रियल स्टेप्स टुवर्ड्स स्टॉपिंग एनीथिंग व्हाट द रशिया इज डूइंग ऑन यूक्रेन. बिकॉज इससे वर्ल्ड, बिकॉज रशिया एक छोटी कंट्री तो रहे है ही नहीं, रशिया के प्रोडक्ट्स दुनिया के हर कंट्रीज में जाते हैं, राइट. अगर ये कंट्री को अगर आइसोलेट करते हैं तो पूरे अदर कंट्रीज भी इफेक्ट होते हैं, राइट और रॉन्ग, पूरे अदर कंट्रीज इफेक्ट होते हैं, राइट. ओके, अभी क्या होगा जब रशिया को पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से निकाल दिए, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कैंसल कल्चर बोलते हैं, इकोनॉमिक कैंसल कल्चर बोलते हैं. सो अभी रशिया क्या करेगा, इट विल लुक फॉर अल्टरनेटिव ट्रेडिंग
एग्रीमेंट, राइट और रॉन्ग? अभी रशिया का पूरा फोकस होगा ईस्ट में, ओके क्योंकि डॉलर से रशिया को पूरे को आइसोलेट करने के बाद में रशिया बिजनेस करना, तो रशिया विल फाइंड इज ओन ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स विद चाइना एंड इंडिया, ओके। अभी देखो पहले S-400 मिसाइल डॉलर की डील हुई थी, बट जिस तरीके से रशिया को इकोनॉमिक से एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर से निकाल दिए हैं, हम जब ये S-400 मिसाइल लिए हैं, हम रूपी रूबल रूबल रशिया की करेंसी है, रूपी अपनी करेंसी है, हम एक्चुअली रूपी डॉलर में ट्रेड करना था रशिया से, हम रूपी रूबल में ट्रेड करें, तो अब रशिया की करेंसी बढ़ेगी, राइट और नॉन? रशियन बैंक्स विल नाउ यूज चाइनीज यूनियन पे फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ओके क्योंकि वो स्विफ्ट मास्टर कार्ड से सबसे निकाल दिए हैं, तो अभी तो रशिया को कुछ और अल्टरनेटिव सिस्टम यूज करना पड़ेगा, तो वो यूज कर रहे हैं अभी चाइना का यूनियन पे फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ग्रेजुअली अभी क्या होगा, द वर्ल्ड में सी ए नॉन डॉलर सिस्टम, क्योंकि ये पूरे रशिया चाइना, अगर रशिया से जिसको भी ट्रेड करना है तो डॉलर तो चलेगा नहीं, तो रशिया से जिसको भी ट्रेड करना है तो वो करेंगे रूबल से, रशिया इंडिया के इंडिया करेंसी विद रशिया रूबल, फिर चाइनीज की रेनमिडी, फिर रशिया रूबल, सो इस तरीके से पूरा ट्रेड होना शुरू होगा। एक दुनिया में एक वर्ल्ड डॉलर, जो डॉलर का जो सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था, वो डॉलर का सिस्टम अभी डिसइंटीग्रेट होके अभी रशिया का अलग सिस्टम बनेगा, रशिया चाइना इंडिया का एक सिस्टम बनेगा, और हर कंट्री का, जैसे कि इंडिया का दो बनेंगे, यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से करते हुए डॉलर में करेंगे, और इंडिया वाले जब भी रशिया से करेंगे चाइना से करेंगे ये अलग करेंसी में करेंगे। सो डॉलर सिस्टम की बात अभी गई, ओके। अभी रशिया का आइसोलेशन ऑफ कल्चर भी हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। किस तरीके से हो गया, मीन्स कल्चरल एक्सचेंज जरूरी है। अगर मैं आपकी कंट्री में आऊँगा, आप मेरे कंट्री में आएंगे, तो आपको देख के मैं आपका कल्चर सीखूंगा, आप मेरे को देख के मेरा कल्चर सीखेंगे, इस तरीके, दिस इज कॉल्ड कल्चरल एक्सचेंजेस विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड सेटिस्फाइंग टू पीपल, ठीक है। बट क्या हुआ, several governments including US, UK and Germany, okay, have said that हमारी हमारी लड़ाई रशिया के लोगों से नहीं है, बट रशिया की लीडरशिप से है, ये पूरे गवर्नमेंट्स ये बोले हैं। बट ऐसा कैसा हो सकता है, आप रशिया को, चलो भाई मैं रशिया का सिटीजन हूँ, मुझे मेरे दोस्त को भेजना है यूके में पैसे, अगर भेजने का सिस्टम ही आप बंद कर दिए, मुझे जाना है जर्मनी मेरे वाइफ से मिलने, समझो आप, ओके, तो आप एयरप्लेन ही बंद कर दिए, मैं जाऊं कैसा? तो आप जो बोल रहे हैं कि रशिया के सिटीजन से हमारी लड़ाई नहीं है, आप इनडायरेक्टली वो सब सैंक्शंस लगा के हमको भी तकलीफ दे रहे हैं, ओके, ये लीडरशिप नहीं है पूरी। तो इससे क्या होगा, रशिया के सिटीजन्स में वो वेस्ट के लिए, यूएस के लिए बहुत एंगर डेवलप होगा। इफ यूएन बैन ऑल ऑफ रशियन ओन्ड, रशियन कंट्रोल, रशियन रजिस्टर्ड प्लेन फ्रॉम यूरोस्पेस, ओके, it will ensure, okay, very dissent against, very dissent against what Russian citizens towards what the West, okay. Some of the isolation of its citizens will work to favor an increasingly authoritarian Kremlin. अगर रशिया, अगर इस तरीके से रशिया को आइसोलेट करते जाएंगे, रशियन सिटीजन्स और गुस्से में और एंगर में रहेंगे, यूरोपियन यूनियन और यूएसए, और वो बहुत रशिया के प्रेसिडेंट को पुतिन को बोलेंगे आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो रशिया की गवर्नमेंट को उल्टा सपोर्ट मिलेगा आपकी वजह से। द आइसोलेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दैट ओनली, ओके, आर्ट एंड म्यूजिक पे भी इनको अलग कर दिए हैं। पिछले एक ये तो आप पढ़ सकते हैं, ओके, न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम होने वाला था रशियन का, okay, and it was being performed by, Anna Netrebko, okay, but वो रशिया का जो भी है कैंसिल कर दिए हैं, they have cancelled it, okay, they have cancelled it, okay. Another one is Bolshoi ballet performance, बोल्शे इनका भी बैलेंस परफॉर्मेंस है लंदन में और मैड्रिड में था, एक के बाद एक था, एंड देवर सिमिलरली कैंसल्ड। तो आप देख सकते हैं कि आर्ट एंड म्यूजिक के जो भी शोज थे, जो भी रशिया को बिलोंग करते थे, आर्ट एंड म्यूजिक के शोज, वो शोज भी बैन हो चुके हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, कल्चरल जो एक्सचेंज था, कल्चरल एक्सचेंजेस, वो भी हार्म हो गया है इस वजह से। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल लिबरल ऑर्डर, ग्लोबल लिबरल लिबर्टी, कहीं पे भी जाना, कहीं पे भी परफॉर्म करना है, ये है ना ग्लोबल लिबरल ऑर्डर भी पूरा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। दिस इज अवर कंक्लूजन। ऑल दीज अभी तक हम जो भी पढ़े विल फ्रैगमेंट द इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टैब्लिश बाय द यूएन, ओके।
उशरिंग एन इरा ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन करके हम आपके प्रोडक्ट्स आप हम लो, हमारे प्रोडक्ट्स आप लेते, देख टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ कैपिटल, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पीपल, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ लेबर, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक ग्लोबलाइजेशन का हम ढिंडोरा पीटते थे ओके 1990s में, अभी क्या हो गया, आप कंट्रीज को अलग कर देने की वजह से डी ग्लोबलाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। अभी इसका इम्पैक्ट होगा WTO में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंडियाज एब्सेंटिज्म ओके फ्रॉम द एक्शन टेकन बाय द बिग पावर्स, इंडिया जो बिग पावर जो यूके यूएस जो एक्शन ले रहे हैं रशिया के, हम वो एक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो इंडिया तो सेफ है, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया को वही लोगों की जरूरत होगी जो कि लिबरल और डेमोक्रेटिक ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने में वही लोग काम आएंगे। सो इंडिया एक ऐसी स्ट्रैटेजी लानी चाहिए जिससे ना वेस्ट नाराज हो, जिससे ना कि रशिया नाराज हो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है इंडिया के लिए। इफ वी आर एबल टू बी सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, देन रशिया इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ओके दैट इज द बेस्ट पॉलिसी एवर दैट हैज बीन फॉर्म्ड सिंस इंडिपेंडेंस, ऐसी बोली जा सकती है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।